नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो शुरू से एंड तक आप देखें तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, यानी वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आप केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करें, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इसी संदर्भ में आज का जो वीडियो है वो बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से एंड तक देखें, तो निश्चित ही आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं कि आपको केमिस्ट्री की तैयारी किस तरह से करनी है, केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं हमें पहले करने हैं, पेपर को करने से पहले हमें केमिस्ट्री को किस प्रोसेस से याद करना है। तो इसी संदर्भ में हम आज डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, जो केमिस्ट्री का जो पेपर है, यानी केमिस्ट्री को याद करने से पहले आप केमिस्ट्री को कई भागों में डिवाइड कर लें। जैसे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वह कई प्रकार के क्वेश्चन से पूर्ण होता है, यानी पेपर में कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम बात करें कि जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वह हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी पेपर में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये हमारे जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का टाइप है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग पूरी केमिस्ट्री के पेपरों को, यानी पूरी केमिस्ट्री है उसको अलग अलग टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे और किस तरह से आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के उन क्वेश्चन को देखें जो शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं, यानी टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। यानी कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको टिप्पणी लिखवाई जाएगी, शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको एक लिस्टेड कर लें, यानी कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं शुरू से एंड तक। यानी सबसे पहले हम बात करें, जैसे आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, यानी छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ हैं वो संभावित हैं, यानी संभावित प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक साइड में, यहाँ पर सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको एक लिस्ट में समाहित किया गया है। तो आप उन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लें। जैसे आपको ठोस अवस्था वाले जो चैप्टर है उसमें जैसे आपका पहला है क्रिस्टल जालक, एफ केंद्र, एकक कोष्ठिका, इसके अलावा हमारा अन्य जो टॉपिक हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ठोस अवस्था वाले जो चैप्टर है उसमें आप इन छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन्हें पहले तैयार करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सेकंड यूनिट है वह है हमारी विलयन, यानी सॉल्यूशन। तो ठीक है, इस वाले चैप्टर में से भी जो कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे आपको सेकंड चैप्टर में भी जितनी भी आपको शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको साइड में स्क्रीन पर उसको लिस्ट में
आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी। तो उन सारे टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको बिलियन की डेफिनेशन, या इसी चैप्टर में से आपको पूछा जा सकता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, बांधा गुणांक क्या है, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या है। तो ये जो छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं वो टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक टिप्पणी के रूप में लिस्टेड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका 1 या 2 नंबर या 1 या 2 क्वेश्चन हैं वो अवश्य ही आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर। इसमें हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे हम बात करें इसमें इलेक्ट्रोड विभव है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बाद इसी चैप्टर में सेल है, अर्थ सेल है, गैल्वेनी सेल है, इनके बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसी में एक टॉपिक है धातुओं का संचारण। तो इस चैप्टर में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें भी सारे जो जॉन रूट्स हैं वो पूछे जाते हैं। उनको आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो उनसे आप नोट कर लें और इन टॉपिक को आप याद करें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो जैसे नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी है, इस वाले चैप्टर में कुछ ही टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं जो शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स आपको स्क्रीन पर साइड में शो हो रहे हैं, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें से जैसे हमारा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में से आप शॉर्ट नोट्स हैं वो याद करें जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है हमारा जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से अधिकांश शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, वह हमारा सरफेस केमिस्ट्री यानी हमारा पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत इसके अंदर जो 3 चैप्टर हैं, इसमें जैसे पहला चैप्टर हमारा अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन, उसके बाद अगला चैप्टर इसमें कोलॉइडल अवस्था यानी कोलॉइडल स्टेट, इसके अलावा उत्प्रेरण यानी कैटालिस्ट और कैटालिसिस। इस जो ये तीनों ही चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टरों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है हमारा कोलॉइडल विलयन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में से शॉर्ट नोट्स हैं वह कम से कम 2 शॉर्ट नोट्स 100% पूछे जाने की प्रायिकता या संभावना रहती है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा बार जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हमारा क्या है। जैसे हम बात करें गोल्ड नंबर यानी स्वर्ण संख्या, इसके बाद टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी गति यानी ब्राउनी मोशन, वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोर्सिस, इसके बाद स्कंदन यानी कोएगुलेशन, इसके बाद हमारा पेप्टीकरण यानी पेप्टाइजेशन, इसके बाद अपोहन यानी डायलाइजर या डायलिसिस। इसके अलावा अन्य जैसे हम बात करें तो हार्डी सुलजे लॉ और हमारा क्या है रक्षण। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो आपको स्क्रीन में शो हो रहे हैं, तो उन सारे नोट्स को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। इसके बाद हम बात करें जो इससे आगे के जो चैप्टर हैं
उसमें जो शॉर्ट नोट्स के रूप में कोई खास इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम बात करें इसमें जो आपका सबसे जो मेन चैप्टर है वह हमारा कार्बोहाइड्रेट्स या बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है। तो बायोमोलिक्यूल्स में से भी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, जैसे प्रोटीन पर कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है, या कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, या जो प्रोटीन है, प्रोटीन का विकृतीकरण है, इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमने भी बात की थी जितने शॉर्ट नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल, यानी इस चैप्टर में से शॉर्ट नोट्स हैं वो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके जो शुरू से एंड तक जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ दिए हैं, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने कुछ नियम दिए हैं, तो आपके सिलेबस में कुछ जो चैप्टर्स हैं उनमें जो नियम दिए हुए हैं उन नियम को आप याद करें। जैसे हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें नियम दिया है वो हमारा विलयन यानी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट नियम है वो है हमारा राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट का नियम। इसके बाद हमारा इसमें अगला नियम इसी चैप्टर में से है वह है हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। इसके बाद इसी चैप्टर में से हमारे और भी लॉ हैं, जैसे बॉयल-वान-टाफ लॉ, चार्ल्स-वान-टाफ लॉ, यानी पराशर दाब के जो नियम हैं वह महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से भी जो आपके दो नियम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। तो एक तो हमारा क्या है, फैराडे के दो नियम, यानी फैराडे का प्रथम नियम, फिर फैराडे का द्वितीय नियम। इसके बाद इसी में एक जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, वह है कोलराउस का नियम। यानी कोलराउस का नियम क्या है, या इस नियम को हम कहते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इसके बाद हम बात करें जो नियम के लिए है, नियम से संबंधित है, अगला जो चैप्टर है वह हमारा जो है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी। तो इस चैप्टर में से भी एक नियम है वह हमारा है अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका नियम है क्या है, यानी उसको ट्रैक करने के लिए आएगा, या शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसको किस तरह से आप उसे ट्रैक करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री, तो यानी पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में ओनली एक ही नियम है, वह है आपका हार्डी सुलजे का नियम। यानी इस जो हमारे कोलॉइडल विलयन होते हैं उनके स्कंदन के बारे में हार्डी सुलजे ने एक नियम दिया, तो वो नियम आप याद करेंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग आपके 6 या 7 नियम हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसे हम बात करें हेनरी का नियम, इसके बाद आपका राउल्ट का नियम, फैराडे के दोनों नियम हैं, कोलराउस का आपका स्वतंत्र अभिगमन का नियम है। इसके बाद हमारा जो बॉयल-वान-टाफ चार्ल्स-वान-टाफ नियम है। इसके बाद प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से संबंधित नियम दिए हैं, और हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें है आपका है जो हार्डी सुलजे का नियम। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री से इन सारे नियमों को अच्छी तरह से आप याद करें, तो निश्चित ही आपकी जो परीक्षा है उसमें 1 या 2 नियम आपको अवश्य मिलेगा। अब हम बात करें इसमें जो आपकी जो केमिस्ट्री है, जो तीसरे, यानी आपने पहला स्टेप क्या याद किया, पहला स्टेप था जितने शॉर्ट नोट्स थे। उसके बाद दूसरे जो क्वेश्चन थे वह किसी एक नियम से संबंधित क्वेश्चन,
इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस यानी अंतर, यानी परीक्षा में कोई भी जो 2 टॉपिक दिए होंगे उन 2 टॉपिक में आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, यानी उनमें क्या अंतर होता है। तो हम फिर दोबारा शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, यानी सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड जो स्टेट है उसमें कुछ प्रमुख अंतर दिए हुए हैं। जैसे पहला अंतर है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है। इसके बाद हमारा दूसरा अंतर है वह है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। इसके बाद यानी इस चैप्टर में से आप केवल 2 डिफरेंस याद करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वह है विलियन। इस विलियन में भी आपको 2 डिफरेंस हैं जो बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला डिफरेंस है वह हमारा परासरण और विसरण, यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। इसी चैप्टर में से है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या डिफरेंस है। तो ये 2 अंतर थे इस चैप्टर में। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें भी हमारे क्या कहते हैं जो कुछ अंतर हैं। जैसे हम बात करें अक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो आप इस अंतर को भी अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम बात करें चैप्टर आपका इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी आपकी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में भी आपका एक अंतर है वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वह है आपका वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में अंतर, या वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में क्या अंतर है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिफरेंस था। इसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने की संभावना है वह हमारा अगला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। तो इस चैप्टर में भी आपके कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस हुआ है आपका रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में क्या डिफरेंस है, यानी कीमो एडजॉर्प्शन और फिजियो एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। इसी तरह इसी यूनिट में एक चैप्टर है वह हमारा कोलैडी विलियन। तो कोलैडी विलियन में भी आपके जो डिफरेंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला डिफरेंस है वह है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर है, यानी द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलैडी विलियनों में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ अंतर पूछे गए हैं। तो उसमें देखेंगे जैसे डीएनए आरएनए में अंतर पूछा जाता है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में कैसे विभेद करेंगे, ग्लूकोज स्टार्च में किस प्रकार विभेद करेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज में किस प्रकार विभेद करेंगे। इस तरह एक प्रोटीन में भी पूछा जाता है कि रेशेदार प्रोटीन और कणिकामय प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, यानी फाइबर्स प्रोटीन और ग्रैन्युलर प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। इसी तरह हम देखेंगे तो इसमें जो आपकी बायोमोलिक्यूल है उस वाले चैप्टर से एल्डिहाइड और आपका जो एल्कोहल है, इन चैप्टरों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपकी जो एमीन चैप्टर है यानी आपकी यूनिट है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो उसमें अक्सर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, तो तीनों एमीन में जो डिफरेंस है वह अक्सर
उनमें क्या विभेद है, किस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को पहचानेंगे, ये पूछा जाता है। इसी प्रकार जो आपका जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें एक जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें भी काफ़ी बार जो है डिफरेंस पूछा गया है। इसके बाद एक डिफरेंस और पूछा जाता है, वह है हमारा एल्कोहल, ईथर और फिनॉल जो आपकी यूनिट है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो एल्कोहल है उसमें किस तरह से आप डिफरेंस करेंगे, यानी उसको किस तरह से पहचानेंगे, उसका विभेदीकरण किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे अंतर हैं, ये इसमें जो पूछे जाते हैं वह मुख्य अंतर हैं। इसके अलावा आप समरी के रूप में जितने भी डिफरेंस हैं उन सबको मैंने स्क्रीन पर आपको लिस्टेड कर दिया है, यानी एक क्रम से सारे अंतर हैं वो नोट हो रहे हैं। तो आप उन सारे अंतरों को अच्छी तरह से एक बार देख करके याद कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे अंतर, और आप इन अंतरों को अच्छी तरह से याद करें तो निश्चित ही आपको कोई न कोई एक अंतर अवश्य मिल जाएगा। कहते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हम बात करें अब जो हमारा जो केमिस्ट्री की जो शुरू की जो आपकी लगभग 8 यूनिटें हैं, तो उन 8 यूनिटों में से किसी एक यौगिक को बनाने की विधि पूछी जाती है। जो वह विधि हमारी ऐसी है जो किसी वैज्ञानिक ने उसको अपने नाम पर ही दिया है, तो उस विधि को आप याद कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, जो आपकी जितनी भी वैज्ञानिकों के नाम पर जो विधियां दी गई हैं वह हमारी जो एक यूनिट है वह है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। या हम बात करें पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। तो इन तत्वों में कुछ ऐसे यौगिक हैं इन तत्वों के जिनके नाम पर कुछ हमारे यौगिक बनाए गए हैं। तो हम बात करें सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व, तो इस चैप्टर में से यानी इस यूनिट में से हमारे देखेंगे तो आपके कोर्स में एक तो आपकी अमोनिया, एक नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये और एक फॉस्फीन। तो ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन टॉपिकों में हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें अमोनिया। तो इस चैप्टर में से जो वैज्ञानिक है वह हमारे हैवर्ट। तो हैवर्ट विधि से अमोनिया बनाने की विधि, यानी यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम आया हैवर्ट। तो हैवर्ट के द्वारा उन्होंने अमोनिया को किस तरह बनाया, तो आपको ये पूरा सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद हम बात करें इसी चैप्टर में जैसे नाइट्रिक अम्ल है हमारा, तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की आपकी 2 औद्योगिक विधियां दी हुई हैं। दोनों ही विधियां अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे हम बात करें पहली विधि है ओस्टवाल्ड की विधि। तो ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने नाइट्रिक अम्ल को किस तरह से बनाया है। तो आप यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद इसी में हम देखें अगली विधि है वह भी नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो विधि है उसमें हम बात करें तो अगली विधि है बर्कलैंड आयड विधि। यानी बर्कलैंड एंड आयड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो आप इस तरह से आप यानी पहली विधि क्या रही हमारी हैवर्ट विधि से अमोनिया, दूसरी विधि क्या रही हमारी यानी ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और तीसरी जो विधि थी बर्कलैंड आयड विधि। तो ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व थे, उनमें यानी प्रमुख विधियाँ थीं जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर दी गई। अब हम बात करें अगला चैप्टर जैसे ऑक्सीजन परिवार के तत्व। तो इस वाले चैप्टर में से भी एक महत्वपूर्ण जो यौगिक है वह हमारा ओजोन। तो ओजोन भी हमारा अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पर
ओजोन बनाने की अपनी अपनी विधियाँ दी हैं। तो इसमें देखें जैसे सीमेन का ओजोन आयर, तो सीमेन के ओजोन आयर द्वारा ओजोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, या ब्राडी के ओजोन आयर द्वारा ओजोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर एक विधि को पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेलोजन परिवार, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस वाले चैप्टर में जो क्लोरीन है वह भी एक महत्वपूर्ण है। तो इसमें डीकन विधि से क्लोरीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी एक डीकन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्लोरीन को औद्योगिक स्तर पर किस तरह से बनाया, ये इसमें विधि दी हुई है। तो आप ये विधि याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर हम सार यह निकलता है कि वैज्ञानिकों के नाम पर केवल आपको 4 विधियाँ याद करनी हैं। पहले हैबर विधि से अमोनिया बनाना, इसके बाद आपका जो बर्कलैंड हाइट विधि है उससे नाइट्रिक अम्ल बनाना, या ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना, या फिर अगला जो चैप्टर हुआ है डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण करना। तो इस तरह से आप यानी ये 4 विधियाँ याद करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये विधियाँ पूछी जाती हैं। और जो ओजोन है वह लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है, वह 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सीमेन का ओजोन आयर या ब्राडी का ओजोन आयर। इसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट है हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कंपाउंड हैं जिनको बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। तो हम बात करें इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो कि जिनकी प्रयोगशाला विधि को अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे आपका जो चैप्टर है हम बात करें सबसे पहले जैसे एल्कोहल, ईथर और फिनोल। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ईथर है, यानी आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसी चैप्टर में फिनोल है, तो फिनोल बनाने की भी एक विधि को पूछा जा सकता है, सचित्र वर्णन पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जैसे एल्डिहाइड, कीटोन तो और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड में आपके 3 महत्वपूर्ण आपके एल्डिहाइड हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड किसी एक में कोई न कोई एक विधि अवश्य पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आप तीनों ही एल्डिहाइड हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और किसी एक के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन जब आप याद करेंगे तो आपको और एक एल्डिहाइड याद हो जाता है। तो लगभग तीनों ही एल्डिहाइड हैं वो आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं, तो आप तीनों को अच्छी तरह से इजीली याद कर सकते हैं। अगला जो हम बात करें जो नेक्स्ट जो आपका है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये 3 एसिड हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें से भी किसी एक एसिड के बनाने की जो मेथड है पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो इसके अलावा हम बात करें और भी अन्य जो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वह है हमारा जैसे आपको वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्गीकरण के यहाँ पर देखें तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं पूरे हम देखेंगे पूरी केमिस्ट्री में, तो जिनमें संभावना है कि इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखें पहला क्वेश्चन हमारा बनता है एल्कोहल वाले चैप्टर से। तो परिभाषा ऐसी पूछी जाए, क्वेश्चन आएगा हमारा एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहलों का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद हमारा पूछा जा सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीन से, एमीन किन्हें कहते हैं, एमीन का वर्गीकरण कीजिए। या प्रोटीन पे क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन क्या है
प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। या जो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वह हमारा आपका कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न थे। तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न करेंगे तो आप निश्चित ही आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। यानी शुरू से हम एक बार फिर देखें, हमने सबसे पहले क्या बताया, आपके शॉर्ट रूट्स बताए, फिर आपके नियम बताए यानी कौन कौन से नियम हैं, फिर डिफरेंस बताए हमने, फिर प्रमुख विधियाँ बताई, फिर यानी जो भी हमारे कुछ कंपाउंड हैं या यौगिक हैं उनका वर्गीकरण करना, किस तरह से उन्हें क्लासिफाइड करते हैं, इस तरह से बताए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनसे संबंधित हैं। तो अभिक्रियाओं में हम देखें, सबसे पहले हम उन अभिक्रियाओं को, उन रिएक्शंस को याद करेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट ने यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को दिया है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे यानी आपको डिस्प्ले पे सामने प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं को लिस्ट में लिखा हुआ है। तो आप क्रमशः अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले आपकी दी हुई है वुड्स अभिक्रिया, उसके बाद है फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, उसके बाद सिमेट अभिक्रिया, कैनिंजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, ईटार्ड अभिक्रिया, HPZ अभिक्रिया, इसके अलावा और भी कार्बोलैमिन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये हमारी प्रमुख ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम पर दी हैं। तो इन अभिक्रियाओं में से भी पेपर में कोई सी 4 अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो वहाँ पर आपको इन्हें परिभाषित करना होता है और उन अभिक्रियाओं का एक एग्जाम्पल भी देना होता है। इसके अलावा इसी में अभिक्रियाओं में मतलब वैज्ञानिकों के नाम पर न होकर के पर्टिकुलर कुछ अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं। जैसे एल्डोल समूह क्या है, बेहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण क्या है, सल्फोनीकरण क्या है, कार्बोक्सिलीकरण क्या है। तो इस तरह की अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं। यानी अभिक्रियाएँ कितनी थी, 2 तरह की, एक तो वैज्ञानिकों के नाम पर, दूसरी कुछ विशेष अभिक्रियाएँ जो कि उनके अनुसार, जैसे हम अपचयन कर रहे हैं तो अपचयन अभिक्रिया होगी, किसी में हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसी में हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं तो हाइड्रोजनीकरण कहेंगे उसके, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, किसी में एस्टर बन रहा है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह से कुछ विशेष अभिक्रियाएँ भी हमारी जो एग्जाम में पूछी जाती है। अभिक्रियाओं में हम देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है, वह हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है इसको। यानी आपको कोई 5 अभिक्रियाएँ दी होंगी, उसमें आपको केवल रिएक्शन पूछी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको केवल फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को लिखेंगे। यानी अभिक्रिया को डिटेल में आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उस समीकरण को लिखना है जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद अभिक्रियाओं में ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहते हैं कन्वर्जन यानी अंतः परिवर्तन। यानी हमारे
जैसे पूछा गया आपको कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, या बेंजीन से फिनॉल किस प्रकार प्राप्त करेंगे, क्लोरोफॉर्म से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, या हमारा जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके द्वारा हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से आपको ये हमारी इनको कहते हैं कन्वर्जन यानी अंतः परिवर्तन से संबंधित कुछ अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं। इसके बाद अभिक्रियाओं में हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, वह है कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई अभिक्रिया दी होगी, उसमें एक्स वाई जेड करके वो उन्होंने खाली जगह छोड़ दी होगी और वहाँ पर एक्स वाई जेड को लिखा होगा। फिर आपको एक्स और वाई जेड की जो क्या मतलब एक्स की जगह क्या लिखना है, वाई की जगह क्या लिखना है, जेड की जगह क्या लिखना है। तो इस तरह से अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये हमारा रहा पूरे पेपर की समरी। और इसके अलावा पूरे पेपर में मैक्सिमम 8 नंबर से लेकर 10 नंबर के आंकिक प्रश्न हैं यानी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपके 2 क्वेश्चन तो 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन मुख्यतः या तो आपका जो चैप्टर है वह है आपका ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, या आपका जो बिलियन चैप्टर है, उन दोनों एक किसी एक चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा। हो सकता है कि दोनों ही चैप्टर में से 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर के क्वेश्चन की जो संभावना है वह हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट यानी सॉलिड स्टेट। तो उस चैप्टर में से भी अधिकांशतः किसी जैसे एकल कोष्ठिका दी होगी, उसकी कोर की लंबाई दी है, उसका घनत्व दी है, घनत्व हमें निकालना है। तो इस तरह से घनत्व निकालने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे 2 नंबर के प्रश्न हैं आंकिक प्रश्न के रूप में, वह भी हमारे सॉलिड स्टेट या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जाएगा, या फिर रासायनिक बलगतिकी में अर्ध आयु और जो आपका वेग स्थिरांक है यानी हाफ लाइफ पीरियड और वेलोसिटी कांस्टेंट, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। जैसे हम बात करें जो आपकी हाफ लाइफ टी जो हाफ लाइफ है टी हाफ इक्वल टू 0.6932/K। तो यहाँ पे हाफ लाइफ की वैल्यू दी होगी तो K की वैल्यू पूछी जाएगी, और K की वैल्यू दी होगी तो आपको हाफ लाइफ पीरियड को पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप यानी पूरी केमिस्ट्री को इजीली याद कर सकते हैं, और आप अपनी इसी रणनीति से आप केमिस्ट्री को याद करेंगे तो निश्चित ही आप परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं यानी बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप क्या करें, पिछले आपके यानी सन 2018 से लेकर 2020 तक के जो आपके 7 सेट होते हैं, तो कुल मिलाकर आपके 3 साल में लगभग 21 सेट होंगे। 21 सेटों के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित ही आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन के माध्यम से आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं और परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। तो अंत में मेरा सभी से निवेदन है कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक जिन्होंने हमारा जो चैनल है वह सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।
जिससे हम अपनी अगली वीडियो में आपके लिए वो सुझाव मान लेंगे और अपनी कमी को दूर करेंगे। यदि आप किसी टॉपिक पे जो नई वीडियो आप चाहते हैं तो वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक से वीडियो बनाएं जिससे आपको लाभ हो। और यदि हमने वो वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी होगी तो आपको उसका लिंक है वो आपको हम कमेंट बॉक्स में या आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके आप पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो को हम ज़्यादा आपसे इंतज़ार नहीं करवाएंगे। आपके लिए हम अगला जो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ नया बताएं, कुछ नया दें, जिससे आप अच्छे से हम ला सकें। आप इसी रणनीति से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जो मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अच्छे अंक लाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम भी आपको जो मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, उस केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिकों को हम क्रमानुसार याद करेंगे तो निश्चित ही संपूर्ण जो केमिस्ट्री है आपको लर्न हो जाएगी। यानी कम से कम समय में आप पूरे सिलेबस को आसानी से याद कर सकते हैं। जब आपको ये बताया हुआ जो भी मैटर है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। यानी अपना जो अपनी परीक्षा है आपको खुद लेनी है। तो उस परीक्षा के लिए आप क्या करेंगे, पिछली साल के जितने भी जो एग्ज़ाम पेपर हैं, जो मॉडल पेपर हैं या सैम्पल पेपर हैं, तो पहले उन सैम्पल पेपर को आप कलेक्ट करेंगे और उन सैम्पल पेपर में जो जिस तरह से क्वेश्चन हैं जो बताए गए हैं उसके आधार पर उन सभी प्रश्नों का डिवाइडेशन करेंगे और उसी क्रम में आप उसे हल करेंगे। जब आप कई पेपर इस क्रम से याद कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर आप चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने अंक का पूछा गया है। तो पहले एक एक चैप्टर है उसे कंप्लीट करते जाएंगे और अंत में फिर आप जब पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप किसी एक साल के, जैसे सपोज दैट पिछली साल में सन 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे तो उसके जो 7 सेट हैं यानी 7 सेट हैं, तो उन 7 सेटों को आप लेकर उनमें से क्रम वाइज पर डे एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। तो आपको जब भी आप एक किसी सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो उसमें कुछ ऐसी भी समस्याएं आएंगी जो आपको नहीं आती होंगी, यानी जिसको आपने याद नहीं किया है। तो उन्हें याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो कि जैसे आप पर मल्टीमीडिया मोबाइल है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उसके माध्यम से गूगल है, गूगल पे उस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, या आपको गूगल के माध्यम से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आप यूट्यूब पे उसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो है वो देखेंगे। तो ये बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी ट्रिक के माध्यम से उन समस्याओं को सॉल्व किया है। तो उनमें से आपको किसी एक जो भी यूट्यूबर है उसका तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उन तरीक़ों को
अप्लाई करेंगे और उनके बताए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर आप अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, उसे लर्न करेंगे। और इस तरह से आप जब आप 1, 2, 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जैसे ही आप सेट सॉल्व करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप के अंदर सेल्फ स्टडी की वजह से आप खुद कहने लगेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं परीक्षा में बेहतर अंक ला सकता हूँ। तो इस तरह से आप निश्चित ही इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसमें बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। और अभी बहुत से छात्र ऐसे भी हैं कि इन्होंने अभी उनका जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि उस पर्याप्त समय में आप अधिक से अधिक याद कर सकते हैं, अधिक से अधिक लर्न कर सकते हैं और जो आने वाली परीक्षा है उसमें बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे अंक हासिल करके अपनी जो आपने जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस परीक्षा में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है उसमें भारत सरकार के द्वारा स्कॉलर दी जाती है। तो जो मेधावी छात्र होते हैं उनको गवर्नमेंट 4 लाख रुपए तक का जो स्कॉलर देती है। तो वो 4 लाख रुपए का जो स्कॉलर मिलता है उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो हर बार जो परीक्षा होती है उसमें बेहतर से बेहतर अंक लेकर आते हैं। तो आप अपना एक निश्चित टारगेट बनाएं और कोशिश करें कि हम 90+ के नंबर लेके आएँ। तो जो हमारी भारत सरकार है लगभग 85 से 90 के बीच में जो बेहतर अंक हासिल करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक स्कॉलर दी जाती है। तो केमिस्ट्री में क्या, अन्य विषयों में भी आप उतना ही ध्यान दें, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी अपनी जगह अहमियत है। किसी को छोटा न समझें और न किसी को कठिन समझें। ऐसी दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है या कोई टॉपिक नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। प्रत्येक चीज़ पॉसिबल है, बस डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी में कितना ध्यान दे रहे हैं, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आप अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अपना जो समय है, जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक समय अपना स्टडी में लगाना है। तो जब आप अपना समय स्टडी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसके बदले में निश्चित ही कुछ न कुछ मिलेगा। बिना किए हुए तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा कि किसी ने कहा है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। यदि हमें आम प्राप्त करने हैं तो हमें आम के पेड़ ही यानी आम के बीज है वही बोना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बबूल के कांटों को बो दें और उसे हमें आम प्राप्त हो जाएं। तो हम जितनी मेहनत करेंगे उसी मेहनत के अकॉर्डिंग ही हमें अंक प्राप्त होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो अतः आप अच्छी तरह से स्टडी करें। मैं आपको अंत में दोबारा से फिर बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री को याद करने का फंडा क्या है कि वही टुकड़ों में उसे याद करें। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने एक एक स्टेप करके एक एक भाग में डिवाइड करके आपको बताया है कि आप किस तरह से केमिस्ट्री को लर्न करें। जैसा बताया था कि सबसे पहले हम जितने भी हमारे जो डिफरेंट पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई भी दो जो
आपको टॉपिक दिए उनमें डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे अभी बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, स्टार्च, ग्लूकोज, लायोफोबिक, लायोफिलिक, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो इस तरह से डिफरेंट पे आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। या इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताए थे जिसमें शॉर्ट नोट्स, किसी टिप्पणी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हमारा किसी जो केमिकल है उसको बनाने की विधि आती है। इसके बाद बताया था कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए हुए हैं, जैसे कोलराउस का नियम है, फैराडे का नियम है, इसके अलावा आपका हार्डी सुलजे का नियम है। तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए हैं, तो उन नियमों को याद करें। उसके बाद बताया था जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम पर कुछ अभिक्रियाएँ दी हैं, तो उन अभिक्रियाओं को याद करेंगे। जैसा बताया था, जैसे सिमट अभिक्रिया है, रोजनमुंड अभिक्रिया है, इसके अलावा जैसे बताई थी आपको वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, इसके बाद क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, एल्डोर कंडेंसेशन अभिक्रिया है, इटार्ट अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया है, कैनिंजारो अभिक्रिया है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर भी कुछ अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, तो उन अभिक्रियाओं को याद करेंगे। फिर इसके बाद हैं कुछ डिवाइडेशन के आधार पर क्वेश्चन हैं, जैसा कि पूछा जाता है किसी पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। इसी तरह एमीन्स क्या होते हैं, एमीन का वर्गीकरण कीजिए। हेलो एल्किन क्या होते हैं, हेलो एल्किन का वर्गीकरण कीजिए। तो इस आधार पर वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और अंत में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह है रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों में एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी क्या होता है जब। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें केवल आपको रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना पड़ता है, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। जिसमें आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वह सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक एसिड से की जाती है, तो इसमें हमारा प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें प्राइमरी एमीन यानी मैथिल एमीन बनेगी, तो आपको मैथिल एमीन लिखना पड़ेगा। इसके अलावा सोडियम फॉर्मेट बनेगा, तो क्योंकि ये हमारी एक रिएक्शन है, कैनिंजारो रिएक्शन। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आपको उस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है अंतः परिवर्तन, जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में कोई एक प्रोडक्ट दिया है तो उसको चेंज करने के लिए पूछा जाता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। तो इस तरह के, यानी इनको बोलते हैं कन्वर्जन। तो इस तरह से आपको एक समरी के रूप में मैंने दोबारा पुनः रिपीट किया कि किस तरह से आप इसको तैयारी करते हैं। तो आप इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और अपनी स्टडी को इसी क्रम में, इसी के अनुसार याद करते हुए आप तैयारी करेंगे, तो जो आपको बोर्ड की परीक्षा है तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं लगेगा। यानी आप एक पूरे आत्मविश्वास के साथ और एक पूरे तरोताज़ा दिमाग के साथ संपूर्ण पेपर को हल कर सकते हैं और आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। बेहतर अंक लाना
आप पर डिपेंड करता है। पढ़ाई को आप जारी रखें, धीरे धीरे कोशिश करें। जितना बताया हुआ है वह एकदम आपको याद नहीं हो सकता, अतः उसे धीरे धीरे याद करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप जिस तरह से माली होता है अपने बगीचे में प्रतिदिन जो पौधे होते हैं उन्हें प्रतिदिन उन्हें पानी देता है, और अंत में जब ऋतु आती है तो ऋतु के अकॉर्डिंग जो भी पौधा होता है वो उन्हें फल देता है, यानी उस माली को ऋतु के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। इसी तरह आप मेहनत करेंगे, आप बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको भी निश्चित ही बेहतर अंक हासिल होंगे और आप परीक्षा में अव्वल नंबर ला सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी पहचान बना सकते हैं, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपका नाम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आप अगली जो 12th के बाद जो भी आपका टारगेट है, आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें आप देंगे तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का भी आपकी जो कॉन्फिडेंस है वह भी बढ़ जाएगा, और उसी कॉन्फिडेंस से आप अपनी मंजिल को, अपनी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। तो निश्चित ही हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो अन्य जो छात्र हैं, जो अन्य लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, वह भी इसका लाभ ले सकें और वे भी परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बेहतर से बेहतर वीडियो प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। और आपको हमारी और भी वीडियो यदि आपको देखनी है तो हमारे चैनल की विभिन्न वीडियो के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उनमें उनके लिंक दिए हुए हैं, तो उन लिंक पर जाएं और वीडियो को देखें। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज बना हुआ है इस पर मंथन क्लासेस कैम के नाम से ही, तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, उसे शेयर करें। इसके बाद हमारे ट्विटर पर भी अकाउंट है, तो ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे कुछ लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं लगभग, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब, तो इन विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मंथन क्लासेस कैम से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो नंबर है उसको आप नोट कर लें। नंबर है 9058668569। नंबर को एक बार फिर सुनेंगे, 9058668569। हमारी ईमेल आईडी है rajkumarsinhyadav12@gmail.com, यानी rajkumarsinhyadav12@gmail.com। तो थैंक यू, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।